प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। 3 नए IIM के उद्घाटन के अलावा 1,500 नव नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। आज संदेश खाली में पीड़ितों से मिलने जाएंगे बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी बोले, ममता बनर्जी के राज में असुरक्षित हैं महिलाएं, अपराधियों के संरक्षण और मीडिया को चुप कराना दुर्भाग्यपूर्ण। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी आज सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में 2018 के मानहानि मामले में होगी सुनवाई। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव से जुड़े बैलेट पेपर आज सुप्रीम कोर्ट में किए जाएंगे पेश। रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसे ने कल अदालत में स्वीकार किया था अपना जुर्म। दिल्ली NCR के कई इलाकों में बारिश से बदले मौसम के मिजाज। जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के कारण प्रमुख सड़क मार्ग बाधित। हिमाचल और लद्दाख के कई हिस्सों में भी हुई बर्फबारी। और खेल की खबरों में FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने दिखाया दम। रोमांचक मुकाबले में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में दी मात। कल होगा नीदरलैंड से सामना। और एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाला ने घुड़सवारी में रचा इतिहास। ड्रेसेस स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक कोटा का किया हासिल। ड्रेसेस में देश का पहला ओलंपिक कोटा। नमस्कार, DD न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की सौगात देने जा रहे हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, सड़क और विमानन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी हैं। इन सब में सबसे खास होगा IIT जम्मू, IIM जम्मू और एम्स जम्मू का लोकार्पण। ये खास रिपोर्ट देखिए। PM मोदी एम्स जम्मू, IIT जम्मू, IIM जम्मू का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही पूरे देश में शिक्षा क्षेत्र को अधिक बढ़ावा देने के लिए IIT भिलाई, IIT तिरुपति, IIITDM कांचीपुरम, IIM बोध गया, IIM विशाखापत्तनम, भारतीय कौशल संस्थान, IIS कानपुर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षा संस्थानों का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। 30,500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की ये परियोजनाएं स्वास्थ्य, शिक्षा, रेल, सड़क, विमानन, पेट्रोलियम, नागरिक बुनियादी ढांचे सहित कई क्षेत्रों से संबंधित हैं। अपने कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के लगभग 1,500 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति आदेश वितरित करेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत विकसित जम्मू कार्यक्रम के तहत विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत भी करेंगे। आज भी जैसे आपने कहा लगभग 6 मंत्रालय केंद्र के हैं जिनके यहाँ पर लॉन्चिंग अथवा या इनॉग्रेशन रहेंगे, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन भी है, रेलवेज भी है और एजुकेशन भी है, हेल्थ भी है। उसके अतिरिक्त यूटी के प्रोजेक्ट, यूटी के भी अधिकतर प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि जो सेंट्रली फंडेड है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की विकास यात्रा का उतना ही हिस्सा बनने को तत्पर है जिस प्रकार के कोई अन्य राज्य अथवा प्रदेश। और प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करे। पूरे देश में शिक्षा और कौशल बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विकास की दिशा में बढ़ाए गए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री लगभग 13,375 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। PM मोदी देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों के भवनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री देश में 5 केंद्रीय विद्यालय परिसरों, 1 नवोदय विद्यालय परिसर और नवोदय विद्यालयों के लिए 5 बहुउद्देशीय हॉल का भी शिलान्यास करेंगे। ये नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय भवन पूरे देश के छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स विजयपुर जम्मू का उद्घाटन करेंगे। इस संस्थान का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में किया गया था। इसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जा रहा है। लगभग 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ से अधिक क्षेत्र में स्थापित यह अस्पताल 720 बिस्तर, 125 सीट वाले मेडिकल कॉलेज, 60 सीटों वाले नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाले आयुष ब्लॉक और संकाय और कर्मचारियों के लिए आवासीय सुविधा, यूजी और पीजी छात्रों के लिए छात्रावास आवास, नाइट शेल्टर, गेस्ट हाउस, ऑडिटोरियम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सुविधाओं से सुसज्जित है। It will provide most modern state-of-the-art comprehensive tertiary care services to the people of Jammu and Kashmir, not only Jammu and Kashmir but to the people of Leh and Ladakh, some parts of the Punjab and Himachal Pradesh. We have a special comprehensive services for the trauma patients. प्रधानमंत्री जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला नया टर्मिनल भवन भीड़भाड़ के दौरान लगभग 2000 यात्रियों को सेवा प्रदान करने वाली आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में बनिहाल, खारी, सुंबर, संगलदान और नव विद्युतीकृत बारामूला, श्रीनगर, बनिहाल, संगलदान खंड के बीच नई रेल लाइन सहित विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री घाटी में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन और संगलदान स्टेशन और बारामूला स्टेशन के बीच रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जम्मू को कटरा से जोड़ने वाले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के 2 पैकेज सहित महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा श्रीनगर रिंग रोड को 4 लेन का बनाने के लिए चरण 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के 161 किलोमीटर लंबे श्रीनगर बारामूला उड़ी खंड के उन्नयन के लिए 5 पैकेज और राष्ट्रीय राजमार्ग 444 पर कुलगाम बाईपास और पुलवामा बाईपास का निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जम्मू में CUF कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो विकसित करने की परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी के जम्मू दौरे को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। मोदी जी आ रहे हैं, जोरदार स्वागत है हमारा जम्मू में और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं हमारे जहाँ के, और ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं। जम्मू कश्मीर को उन्होंने काफी परियोजनाएं दी हैं, कुछ और भी देने के लिए वो जम्मू में आ रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारे लिए बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो पिछले 70 साल से काम नहीं हो सके हैं कोई भी। तो जम्मू के लोगों को उनके ऊपर बहुत बड़ी आशा है। नियुक्ति पत्र है जो 1500 लोगों को दे रहे हैं, वो उसके लिए हम उनके बहुत बड़ी आभारी हैं और हम चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए कुछ करके जाए। जम्मू की जनता जो है कुछ बेरोजगार है, वो कुछ न कुछ करे। प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में नागरिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने और सार्वजनिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए 3150 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। ठीक मेरे पीछे मौलाना आजाद स्टेडियम में प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा 1500 लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनके साथ सीधा संवाद भी करेंगे। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, जम्मू। मंगलवार को अपने जम्मू दौरे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, सर्वांगीण विकास को बड़ा प्रोत्साहन। मैं प्रमुख विकास कार्यों का उद्घाटन करने के लिए 20 फरवरी को जम्मू में रहने के लिए उत्सुक हूं, जो ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देगा। यह शिक्षा क्षेत्र के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि IIT और IIM सहित विभिन्न संस्थानों को स्थायी परिसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के जम्मू आगमन पर डीडी न्यूज से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मंत्रालयों के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। 20 फरवरी को जम्मू में प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का सौगात देंगे। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को कितनी बड़ी गति देगी ये प्रोजेक्ट? नहीं, निश्चय ही सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अधिक उत्साह है इस समय। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नागरिक है जो इस सभा का हिस्सा नहीं बनना चाहता। इतना अधिक उत्साह है और एक्साइटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ आगमन पर। और उसके साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि जो हमारे डेवलपमेंट के या विकास के प्रोजेक्ट्स हैं, आपको याद होगा कि पिछले 10 वर्षों में जब कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, हज़ारों की
तादाद में लॉन्चिंग्स हुई हैं, लोकार्पण हुए हैं। बल्कि प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद 1-1.5 साल के भीतर ही सबसे बड़ा जो पैकेज था भारत सरकार का 70 वर्ष में, वो भी मोदी जी के ही हाथों से हुआ था। प्रत्येक नागरिक जम्मू कश्मीर का उत्साहित है कि वो मोदी जी की इस विकसित भारत की यात्रा में अपने आप को पूरी तरह समर्पित करें। ये जितने प्रोजेक्ट हैं, रोजगार के दृष्टि से अगर हम देखें तो कितना बढ़ावा मिलेगा जो राज्य के? रोजगार की दृष्टि से तो मिलेगा, क्योंकि मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है पिछले 10 वर्षों में भी रहा है कि उन्होंने हमें ये जागरूकता दी कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी ही नहीं। मंदिरों का शहर से अब शिक्षा का मंदिर, स्वास्थ्य का मंदिर होने जा रहा है जम्मू, क्योंकि IIM, एम्स और IIT की पूरा शाखा का भी है। मोदी जी ने किस प्रकार से प्राथमिकता दी है जम्मू कश्मीर को, वो इसी बात से प्रमाणित है कि मुझे नहीं लगता कि कोई और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ एक नहीं या 2 एम्स है, बल्कि एक एम्स भी केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होता, राज्यों में कहीं कहीं एक एम्स होता। तो यहाँ 2 एम्स भी हैं, IIM भी, IIT भी, इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भी है, IIM CSIR भी है, अभी नव निर्माणित इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क है। तो नौजवानों को लेकर शिक्षा तथा स्टार्टअप्स को लेकर के बहुत सारे नए जो संस्थान हैं वो भी पिछले 8-10 वर्षों में ही स्थापित हुए हैं। और सर, आखिर में किस तरीके से तैयारी है कल के उनके स्वागत के लिए? मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम सुनते ही सभी इतने उत्साहित हो गए, एक नई ऊर्जा का संचालन हुआ है सब में, चाहे वो प्रशासन है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। और आपने देखा कि रातों रात तैयारी में भी लग गए और बड़े उत्साह के साथ, और हमारी अपेक्षा के भारी संख्या में पूरे प्रदेश से यहाँ पर लोग पधारेंगे। प्रधानमंत्री का जम्मू दौरा प्रदेश के तेज विकास को और गति देने की उम्मीद से देखा जा रहा है। IIM के डायरेक्टर डॉक्टर BS सहाय से खास बातचीत की हमारे संवाददाता नितेंद्र सिंह ने। जम्मू IIM के डायरेक्टर डॉक्टर BS सहाय हैं। सर, IIM जम्मू कितना फायदेमंद हो रहा है यहाँ के छात्रों के लिए? जम्मू ही एक ऐसा शहर है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ की 3 इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस लोकेटेड है, IIM जम्मू, IIT जम्मू और एम्स जम्मू। और इस तीनों इंस्टीट्यूशन में काफ़ी सिनर्जी है, हम सब लोग मिलकर काफ़ी काम कर रहे हैं। सिर्फ डिग्री अवार्डिंग की नहीं, हम लोग ये कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के समाज को बेनिफिट हो, सोसाइटी को बेनिफिट हो। IIM जम्मू जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे काफ़ी काम कर रही है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को हमने ट्रेन किया है। हम डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। फिर लीडरशिप इश्यूज होती है तो उनको हम ये कि भाई यू कैन डू इट, हम यहाँ पे चाहते हैं कि क्योंकि हमारा मोटो ही है कि हम जो है वर्ल्ड क्लास लीडर को क्रिएट करें और एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करें। तो अगर हम उस तरह की कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट करते हैं तो दैट डायरेक्टली बेनिफिट्स टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, इसके डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा हम देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू में हो या फिर श्रीनगर में हो या कश्मीर में हो, दोनों जगह फ़ायदा हो रहा है। हम लद्दाख में भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है कि IIM जम्मू राष्ट्र के निर्माण में और जम्मू और कश्मीर के निर्माण में जितना भी संभव हो वो योगदान दे। 2047 में एक समृद्ध राष्ट्र बनेंगे, डेवलप नेशन होंगे, तो हम लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे सेंटर से स्टार्ट किया, सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, सेंटर फॉर स्मॉल बिजनेस एंड डेवलपमेंट, सेंटर फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, सेंटर फॉर हैप्पीनेस, आनंदम, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। बच्चों में ये आत्मविश्वास पैदा कर रहे हैं कि हर वो काम कर सकते हो। हमने कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी बात की है कि यहाँ के बच्चे जो हैं उनको ट्रेनिंग मिले, उनको ज्ञान मिले और वो जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए, पार्टिसिपेट करें। हम चाहेंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो पूरे ऑल ओवर द कंट्री से आते हैं, जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स हैं, सारे स्टेट से आते हैं। कैमरामैन अनिकेत दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़ जम्मू। और अब बात पश्चिम बंगाल की संदेश खाली मामले पर। ममता बनर्जी, उनकी सरकार और राज्य की पुलिस सभी चौतरफा घिरे हुए हैं। न सिर्फ बीजेपी बल्कि SC आयोग, महिला आयोग और तमाम एजेंसियां यहां हो रहे महिला उत्पीड़न और हिंसा की घटनाओं पर चिंतित हैं और बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। संदेश खाली का मसला फिलहाल हाईकोर्ट में है और अदालत ने विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी को सुरक्षा कर्मियों के साथ संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी है, जिसके बाद आज शुवेंदु अधिकारी संदेश खाली जाएंगे।
आपको बता दें कि संदेश खाली में धारा 144 लागू है। हाईकोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को निर्देश दिया है कि वो वहां किसी भी तरह का भड़काऊ भाषण नहीं देंगे। इससे पहले बीजेपी की एक उच्च स्तरीय समिति ने भी संदेश खाली जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां जाने से पुलिस ने रोक दिया था। संदेश खाली वो जगह है जहां टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों की ओर से महिलाओं के यौन उत्पीड़न की खबरें सामने आ रही हैं, जहां ना तो पीड़ितों की सुनवाई हो रही है और ना ही उन्हें इंसाफ मिल रहा है। एससी आयोग ने भी राष्ट्रपति को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बंगाल के हालात बदतर हैं और वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पश्चिम बंगाल में मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला की निंदा की है, जहां संदेश खाली की भयावता पर रिपोर्टिंग करने वाले एक टीवी पत्रकार को पश्चिम बंगाल पुलिस सोमवार देर शाम उठा ले गई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पत्रकारों को उस राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों पर रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है, जिसकी सीएम एक महिला है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में पत्रकारों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई कोई नई बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंटना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतंत्र की हत्या के समान है। टीएमसी सरकार संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन कर रही है। मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इस सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी के शासन में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इससे बदतर कुछ नहीं हो सकता कि जो लोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है और मीडिया को चुप कराया जा रहा है, जहां एक महिला मुख्यमंत्री है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस पहले ही संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं और वहां के हालात पर चिंता भी जता रहे हैं। उन्होंने संदेश खाली में स्थिति सामान्य बनाने और उस क्षेत्र की महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए राजभवन में शांति कक्ष खोला है। अगर संदेश खाली की कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करती है तो वह राजभवन में शांति कक्ष में रह सकती है। ऑनरेबल गवर्नर ने संदेश खाली को अभी विजिट किया था, आपको पता है, तो तब से वो रोजाना काफ़ी उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, हमारा राजभवन का जो नंबर है, तो कई फ़ोन आ रहे हैं। तो गवर्नर साहब को लगा, उन्हें कुछ ज़रूरत महसूस हुई, कोई ऐसा हम कुछ सेफ होम या पीस होम, जैसे पंचायत इलेक्शन के दौरान पीस रूम बनाया था, इसी तरीके से अभी 3 रूम्स को इसमें कवर किया गया है कि ये 3 आप देख सकते हैं 3 बेडरूम्स यहाँ पर हैं, जो स्पेशली पीस होम के नाम से, सेफ होम के नाम से बनाए गए हैं। अगर वहाँ से कोई आता है तो उनको हम यहाँ पर रहने की व्यवस्था करेंगे, उसमें खाना पीना जो भी है सब फ्री होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज पेशी होगी। सुल्तानपुर की स्थानीय अदालत में साल 2018 के मानहानि मामले में सुनवाई करेगी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया था। इसी मामले में सुल्तानगंज की कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी कर अदालत में पेश होने के लिए बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई। आज कोर्ट में बैलेट पेपर पेश किया जाएगा। इससे पहले कल रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान खरीद फरोख्त पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रस्ताव दिया कि दोबारा से चुनाव करवाए जाने की बजाय चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन का रिजल्ट डाले गए वोटों के आधार पर किया जाए। अब बात कांग्रेस की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र वायनाड में एक पीड़ित परिवार को 15 लाख रुपए जारी किए हैं। भाजपा को इस पर आपत्ति है क्योंकि सरकार पड़ोसी राज्य की मदद कर रही है जब उसके अपने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि केरल के वायनाड में हाथी को मारने वाला हाथी कर्नाटक का था। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र येदुरप्पा ने कहा है कि राहुल गांधी का पक्ष लेने के लिए सरकार द्वारा कर्नाटक के करदाताओं के धन का घोर दुरुपयोग पूरी तरह से अपमानजनक है। ये भी कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व के संघर्ष के बीच उसके मंत्री राज्य के खजाने का एक एक रुपया लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र से पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। इस संबंध में जिलाधिकारी नैनीताल वंदना सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।
वंदना सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 8 फरवरी को बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के बाद जो दंगे भड़के थे, उसके बाद से क्षेत्र में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी और कर्फ्यू लगा दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हुए। इस तरीके से कर्फ्यू में ढील दी गई थी, लेकिन अब हालात पूरी तरीके से सामान्य हैं और अब कर्फ्यू तरीके से हटा लिया गया है। और अब बात मौसम की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में बीती रात बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कई हिस्सों में ताजा हिमपात हुआ है। लद्दाख में द्रास और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में बर्फबारी हुई है। कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हुई बारिश और बर्फबारी के कारण घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाला प्रमुख सड़क मार्ग बंद हो गया है। घाटी के ऊपरी इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई है, जबकि मैदानी इलाकों में लगातार दूसरे दिन बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश साहसिक खेलों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहा है और उत्तर प्रदेश साहसिक खेलों के लिए हॉट डेस्टिनेशन बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। मोटो ग्रैंड प्री भारत के अधिकारियों से खास बात की है डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। यूपी सरकार इसको प्रमोट कर रही है और केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है वो भी एडवेंचर स्पोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर रही है। तो मेरे साथ हैं मोटो ग्रैंड प्री भारत के सीईओ। आइए हम उनसे बात करते हैं किस तरह का प्रमोशन और एनकरेजमेंट मिलता है आपको। सबसे पहले यूपी से शुरुआत करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने मोटो स्पोर्ट को एज ए स्पोर्ट रिकॉग्नाइज किया। पहले ये एंटरटेनमेंट रिकॉग्नाइज होता था तो इस पर टैक्सेस बहुत आते थे, तो वो हमारा एक सीड था। Now we should think about bringing motorsport again after the previous chaos of motorsport. And then we went to Honorable Chief Minister to request him to allow us to race because we were confident that we'll do. So हमें तो पक्का था कि हम रेस कर लेंगे। सब जब मोटो जीपी वाले आए उन्होंने बोला हमको आपकी एक बार गवर्नमेंट से मिलना है। फिर वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। किस तरह का आपको सपोर्ट मिला यूपी सरकार से, योगी सरकार से? हम जब पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले वो जान के हैरान थे कि ट्रैक पे बाइक 300-350 की रफ्तार से दौड़ेगी। तो उसके बाद उन्होंने कहा हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, आप आइए और रेस करिए। तो पुलिस प्रशासन में हमें सपोर्ट मिला, हमें सारे एनओसीज में सपोर्ट मिला, गवर्नमेंट हमारी स्पॉन्सर बनी। यामा ने अभी इंडिया का टैग लगा रखा, इंडिया द कॉल ऑफ द ब्लू। ये हमारे लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है? ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जब मोटो जीपी रेस टेलीकास्ट हुई थी 105 कंट्रीज में रेस टेलीकास्ट हुई, यूपी का इमेज 105 कंट्रीज में गया कि हम इतना बड़ा इवेंट करा रहे हैं। तो उसके बाद यामाहा ने जो इस साल बाइक लॉन्च करी है उस पर इंडिया का लोगो लगा के लॉन्च करी है और अब 106 कंट्रीज में इंडिया के भी दिखाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के साथ में भी। उत्तर प्रदेश तो खैर मोटर स्पोर्ट के मामले में अब इस टाइम टॉप प्रॉपर्टी हो चुका है। तरह का रिस्पांस मिला है आपको पूरी दुनिया से? काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे कि हमारे जो स्पेक्टेटर्स थे वो अराउंड 1,11,000 तक के आए थे एंड साथ में हमारे इंटरनेशनल मीडिया भी आए थे जिन्होंने पूरे इवेंट को कवर किया था। साथ में हमारे नेशनल मीडिया ने भी काफी सपोर्ट किया। इंडिया में अभी के लिए तो हमारा जो इंडिया का एक राइडर है वो मोटो 3 में है, बट हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर रहे हैं। स्पेशली साउथ के लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस मोटो जीपी में। तो आप नोएडा आइए और फास्ट रेसिंग का मजा लीजिए, क्योंकि ये तमाम कंपनियां जो आपने यहाँ पर देखी है, यामाहा ने तो भारत को रिकॉग्नाइज किया ही है, डुकाटी है और जापानी गाड़ियां भी है। ये सब इसलिए है ताकि आपको पता चले कि एडवेंचर स्पोर्ट में भी भारत अब तेजी से उभर रहा है। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज लखनऊ। एशियाई खेलों के पदक विजेता अनुष अग्रवाला ने घुड़सवारी की ड्रेसेस स्पर्धा में देश के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। ये ड्रेसेस में भारत का पहला ओलंपिक कोटा है। पिछले साल हांगझाऊ एशिया खेलों में ऐतिहासिक व्यक्तिगत ड्रेसेस में कांस्य पदक अपने नाम किया था। ड्रेसेस एक ऐसा घुड़सवारी खेल है जिसमें घुड़सवार और घोड़े के जोड़े को एक खास मैदान में तरह तरह के कदम और चालें दिखानी होती हैं। इससे 7 अलग अलग स्तरों में खेला जाता है और अंकों का निर्धारण 1 से 10 के पैमाने पर होता है। घुड़सवारी में कोटा देश का होता है और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी का चयन EFI करेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा, मेरे और मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। डीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।